Hi, man. Good evening. तो कल हमने 234 तक एग्जाम किट सॉल्व कर दिया था, ठीक है। आज थोड़ा सा बाजू के ऑफिस में कुछ रिनोवेशन चल रहा है, अगर ज्यादा नॉइस हुआ तो हम सेशन एंड कर देंगे, ठीक है। एनीवेज, नंबर 235, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, बीआरएस वाले चैप्टर में है ना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो जब भी पूछेगा ना बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, वो सारा कौन सा होगा, बुक्स का ही होगा। जब क्वेश्चन को पूछना होगा ना कि बैंक स्टेटमेंट, तो वो क्लियरली स्पेसिफाई करेगा, क्या करेगा, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो जब वो उस क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट लिखेगा, तब वो उसका मतलब क्या होगा कि उसने आपको एक्चुअली बैंक में जो बैलेंस है वो पूछा है, ठीक है। अदरवाइज जनरली वो क्या लिखेंगे, बैंक बैलेंस लिखेंगे, कैश बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। वो सब किसके लिए होगा, आपके बुक्स में। दूसरा वो क्या बोलेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, यानी कि बैलेंस शीट में क्या दिखेगा वो। तो बैलेंस शीट में ऑब्वियसली जो हमने बुक्स में अकाउंट है वही दिखेगा, राइट। तो यानी कि सब में जनरली आपका बुक्स का ही पूछा होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कब बैंक स्टेटमेंट, बैंक वाला बैलेंस कब दिखाना है, जब क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली आपको पूछे क्या, कि बैंक स्टेटमेंट में क्या बैलेंस होगा, ठीक है। ये क्या है, जनरल नॉलेज है, किसके लिए, बीआरएस के चैप्टर के लिए, आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस के लिए। अभी इसमें उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, ठीक है। चलो, तो बैंक रिलेशन रिकंसिलिएशन के रिलेशन में तो सारे इंफॉर्मेशन दी है। उसके बाद क्या बोला है, 5 एंट्रीज दे दी, और उसके बाद देखो क्या बोला, व्हाट वाज द बैलेंस एज शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट पूछा, यानी वो बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ये सारे आंसर सॉल्व करने का पैटर्न एकदम स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बैंक रिकंसिलिएशन है उसमें दो टाइप की एरर्स ही हो सकती है, ठीक है। एक जिसको आपको कैश बुक में एडजस्ट करना है, और बाकी सब जो हमारी एरर नहीं है, बस बैंक में बैलेंस अपडेटेड नहीं है, तो उसे क्या करते हैं, एज अ स्टेटमेंट हम दिखाते, क्यों, ताकि हम रिकंसाइल कर सके हमारे अमाउंट्स को, ताकि कोई और एरर नहीं है, ठीक है, राइट। खाली हम क्या करते हैं, ट्रू पोजीशन दिखाने के लिए जो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो कैश बुक में करते हैं। जनरली क्या होता है, वो डायरेक्ट डेबिट या क्रेडिट हो गया होगा तो बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट और डिसऑनर ऑफ चेक, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज हमें बाहर से पता चलेगा, बैंक से पता चलेगा, हमें डायरेक्टली नहीं पता चलेगा। तो ये सारी जो एंट्रीज होती है वो हम कैश बुक में अपडेट कर देते हैं। बाकी जो भी होता है, जैसे कि हमने प्रेजेंट किया है चेक लेकिन वो बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है। ये सब क्या होता है, हमने बुक्स में प्लस माइनस कर दिया होता है, और वो सही भी है, क्योंकि आज नहीं तो कल पैसा आने वाला ही है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, कैश बुक में कोई चेंजेस नहीं करते, बस बीआरएस में उसको हमारे फॉर्मेट में दिखा देते, ताकि हमारा जो बैंक बैलेंस है और जो कैश बैलेंस है वो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके रीजंस क्या है, ठीक है। एनीवेज, तो हमारा, आप ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन देखोगे, इसी के बारे में बात कर रहा था। ये तो इनोवेशन चल रहा है, उसी की बात कर रहा था। अगर ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो हम एंड कर देते, ठीक है। जब तक चलता है तो देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको कैसे सॉल्व करना है, एक तो आप कैश बैलेंस ले लो, ठीक है, और यहाँ पे आप बीआरएस ले लो, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ जाना है। कई बार क्या होगा कि कैश सॉल्व करने के बाद ये जो बैलेंस होता है वो बीआरएस में ले जाना होता है। कई बार क्या होगा कि कैश साइड नहीं, वो बीआरएस साइड ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन देख के नहीं पता चलेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, हमें तो ऐसे ही चलना है कि दोनों डेटा दिए हुए, ठीक है। जो जो इफेक्ट जहां आ रही है वो हम सही जगह पे देंगे, और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ हम पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात, द बैंक बैलेंस इन द कैश बुक, कैश बुक क्या लिखा है, बिफोर टेकिंग, यानी कि नीचे के एडजस्टमेंट के पहले क्या था, 8970 ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन यानी नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, बैंक चार्जेस ऑफ 550, ऑब्वियसली बैंक चार्जेस है तो बैंक स्टेटमेंट में तो वो होगा ही, लेकिन यहाँ पे शायद बाकी हो सकता है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। द बैंक हैज क्रेडिटेड अकाउंट इन एरर विथ $425 विच बिलोंग्स टू अनदर। पता है ना बैंक एरर का क्या करते हैं हम, वो बीआरएस में लेते हैं,
इसका टेम्पलेट क्या होता है हमारा, बैंक बैलेंस और उसके नीचे सारे एडजस्टमेंट। तो ये तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट आ गया है। क्या बोला है, क्रेडिटेड द अकाउंट। क्रेडिटेड यानी क्या होता है पता है, क्रेडिटेड क्या है, यानी बैलेंस बढ़ता है हमारा। क्रेडिट क्यों होता है, बैंक स्टेटमेंट यानी कि बैंक क्या बोल रहा है, उसका लायबिलिटी है, ठीक है। तो किसी और का पैसा उसने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो अगर उसको करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे बुक्स में तो वो गलत एंट्री हुई नहीं होगी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैंक को हमारे कैश से टैली करवा रहे हैं, ठीक है। ये बैंक बैलेंस का बॉक्स बना था। ठीक है, तो जो एरर था वो हम यहाँ पे से निकाल देंगे, वो हमारे बैलेंस में से। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बैंक बैलेंस लिख रहे हैं, उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स एरर्स लिखेंगे और उसके बाद हम कैश पोजीशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो बैंक एरर कहाँ कहाँ पे आएगा, हमेशा बीआरएस में। तो 425 उसने क्रेडिट किया था, यानी हमारा पैसा बढ़ गया था, हमारा बैंक बैलेंस उसने इंक्रीज किया था, जबकि वो पैसा किसी और का था, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने हमारी कैश बुक में तो ऐसा रिकॉर्ड किया नहीं होगा, तो हम बैंक को भी बोलेंगे भाई आप भी रिड्यूस कर लो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, चेक पेमेंट्स। चेक पेमेंट्स है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए। तो देखो ये तो हमने क्या होता है, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए होते हैं, ठीक है। सिर्फ कहाँ होता है, बैंक में बाकी होता है। चेक पेमेंट्स यानी हमने तो ऑलरेडी रिड्यूस कर लिया है, हम बैंक को बोलेंगे आप भी कर लो, तो हमारे साथ आपका टैली हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, 5380 correctly entered on the debit side of the cash book but not have been paid in at the bank। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक यानी क्या बात हो रही है, जो हमें चेक मिले, जो हमें चेक मिले, तो हमें तो जब चेक मिले उन्हें तभी एंट्री कर दी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो हम बैंक को क्या बोलेंगे कि अब अगर आपके बैलेंस में इतना जोड़ दोगे तो हमारे साथ टैली हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया +5380। अब ये सारे के सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ना तो हमारे पास ये अमाउंट है ना तो ये, ठीक है। बिफोर एडजस्टमेंट और कैश बैलेंस दोनों नहीं है, यानी हमें यहाँ से लेना पड़ेगा, राइट। इसमें हमें ओपनिंग दिया था और एक एडजस्टमेंट दिया है, और यही एडजस्टमेंट सारे है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एजम्पशन लेके हम इसका क्लोजिंग निकाल देते हैं, ठीक है, राइट। तो क्या आएगा 9520। अभी आप समझो, ये टेम्पलेट जो है आपका बीआरएस, वो क्या होता है, स्टार्ट करते हैं बैंक बैलेंस से, उसके बीच में एडजस्टमेंट और लास्ट में क्या होता है, कैश बैलेंस। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे, और ये साइन हमेशा ध्यान रखना है, ये नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है। ऑलरेडी 8970 ओवरड्रॉन था, उसमें 550 हमने रिड्यूस किया, तो 9520, राइट। कौन सा, नेगेटिव। और यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, shown by the bank statement before taking the items of above account, ठीक है। चलो बताओ क्या आ रहा है, -11200 ओवरड्रॉ, ठीक है। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में, एकदम लॉजिकल है। हम हमारा कैश और बीआरएस को स्प्लिट कर देंगे, जिसकी इफेक्ट जहां आएगी वो सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है बैलेंस इसका, ठीक है। आगे बढ़े, 236 सेम टेम्पलेट में हम सारे सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका रिपीट भी हो जाएगा और कोई डाउट रहेगा भी नहीं। पेन में चेंज कर देता हूँ। चलो 236 पूछा क्या है, कैश बैलेंस प्रायर टू करेक्टिंग यानी देखो ऊपर वाले में क्वेश्चन में क्या था बताए, बैंक बैलेंस बिफोर था, यानी उसने ये ओपनिंग ये पूछा था। इस बार वो क्या पूछ रहा है, कैश बैलेंस प्रायर टू करेक्टिंग, यानी ये वाली फिगर, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे हम कैश रखेंगे एज यूजुअल और यहाँ पे बीआरएस, ठीक है। Sarmin's bank statement at 31st October 2018 shows a balance of 13,400, ठीक है। 13,400 का बैलेंस है, तो हमारा बीआरएस का स्टेटमेंट तो क्या होता है, बैंक बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट और नीचे क्या आ जाएगा, कैश बैलेंस, राइट। हाँ, she subsequently discovers that bank has dishonored a customer's check of $300। अब आप समझो, चेक डिसऑनर हुआ है 300 का, वो क्या बैंक को पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा। ये जो 13,400 है वो तो वो 300 रिड्यूस करने के बाद ही है, तो उसका इफेक्ट आप कहाँ दोगे, कैश बुक में। हमें ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा,
-300 होगा, कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ है तो, क्योंकि हमने जब चेक हमारे पास आया था तो क्या किया होगा, कैश डेबिट टू कस्टमर, तो क्या हमारा बैलेंस बढ़ गया होगा तब, यस। लेकिन क्योंकि अब जो चेक डिसऑनर हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कहाँ, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। हमें पता नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, लेकिन हम जो जो एंट्री जहां इफेक्ट आएगा वहां पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड हैज चार्ज बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस भी बैंक ने चार्ज किया है तो उसको पता ही होता है, तो बीआरएस में तो जो नंबर होता है, जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो तो सही होती है, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेगा, क्यों, क्योंकि हमें ये एक्सपेंस का आइडिया नहीं होता है, तो क्या करेंगे, -50, neither of which is recorded in the cash flow। चलो उन्होंने दे ही दिया था आपको। देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स, देखो अब अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं वो क्या होता है कि हमने तो जब पेमेंट किया तभी रिड्यूस कर दिया होता है, ठीक है। तो अगर बैंक को हमारे बैलेंस के साथ टैली करना है तो उसमें भी क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हमें 1400 को रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रिसीट फ्रॉम अ कस्टमर, ऑटोमेटिक रिसीट यानी क्या हुआ पता है, डायरेक्टली हमारे बैंक में आ गया, डायरेक्टली हमारे बैंक में आ गया, तो ऑब्वियसली बैंक बैलेंस जो 13400 है उसमें तो वो आ ही गया होगा, राइट। लेकिन हमें, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे रिकॉर्ड करते हैं कि भाई कैश आया, चेक गया, ठीक है, तो हमें शायद पता नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है, 39, और लिखा क्या है, ओके, सॉरी सॉरी, क्या लिखा है, रिकॉर्डेड एज, पता नहीं है, ऐसा नहीं है, रिकॉर्डेड एज क्रेडिट इन सरमीन्स कैश बुक, यानी क्या हुआ, जब आपका पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया, यानी कि 195 डेबिट होना चाहिए था, उसके जगह 195 क्रेडिट हो गया। तो अगर हमें इसका इफेक्ट नलीफाई करना है तो पहले एक बार डेबिट करेंगे 195 तो जीरो होगा, एक और 195 डेबिट, यानी कि हमें प्लस करना पड़ेगा 390, राइट। चलो अब आप देखो, हमारे पास ये दोनों ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे हम ये मान लेते कि ये सारे जो 13400 है, ये बैंक था स्टेटमेंट वाइज, और ये हमारा एडजस्टमेंट, तो हम मान लेते कि इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो लॉजिकली हमारा कैश बैलेंस क्या होना चाहिए, 13400 माइनस 1400 यानी कि 12000, तो ये क्लोजिंग हमें मिल गया, और ये बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग होगा, ऐसा हम मान के चलेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर, 12000 प्लस 390, 12390 minus 50, 340 and 1196, yes, ठीक है। पता चल गया ना दोनों सम का फॉर्मेट, बेसिकली आपको सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं और जहां से भी बैलेंस मिल रहा है उसको नेक्स्ट साइड ले जाओ, और बैलेंसिंग फिगर आपका ओपनिंग है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऐसे सम्स। 237 बिम्बॉन्स बैंक स्टेटमेंट शोज अ बैलेंस ऑफ 715, ठीक है। तो सेम हम तो यही फॉलो करेंगे, यहाँ पे कैश रिलेटेड कैश बुक और यहाँ पे बीआरएस, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट है यानी यहाँ पे आएगा क्या है, 715 ओवरड्रॉ, ओके। द स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैंक चार्जेस ऑफ 74 व्हिच हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू कैश बुक, ठीक है। ऑब्वियसली बैंक चार्जेस तो यहाँ स्टेटमेंट में तो आ ही गया होगा, यहाँ पे बाकी होगा, तो ये मैंने -74 कर दिया। अनप्रेजेंटेड चेक्स है 824, देखो अब ये तो हमने कैश बुक में कर ही देगा, क्योंकि जब भी हम चेक बनाते हैं पेमेंट के लिए तो हम रिड्यूस कर देते हैं हमारा बैलेंस, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे कि लेट्स रिड्यूस इट, राइट। लॉजमेंट्स नॉट येट क्रेडिटेड, ये क्या है, चेक रिसीव हुए हैं जो हमारे बैंक में बैलेंस अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो एंट्री कर दिया होगा कैश टू कस्टमर, तो 337 प्लस होगा, ठीक है। इन एडिशन टू द बैंक स्टेटमेंट erroneously included a dividend, एरर कहाँ होगा, बैंक स्टेटमेंट की एरर हम कहाँ रेक्टिफाई करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। तो बीआरएस की साइड ही उसका इंपैक्ट आएगा, क्या है, इंक्लूड्स अ डिविडेंड रिसीप्ट, यानी कि उन्होंने खामोखा प्लस कर दिया, ठीक है, तो हम बोलेंगे चलो माइनस कर दो, राइट। पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द बैंक ओवरड्राफ्ट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पता चला क्या पूछा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल यानी बैलेंस शीट की बात हो रही है, बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस आएगा, ऑब्वियसली ये थोड़ी ना आएगा, बैलेंस शीट में हमेशा कैश बैंक का बैलेंस ही आएगा, ठीक है। वो कौन सा होता है, जो क्लोजिंग होता है, चलो यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं सकता, ना तो ओपनिंग दिया ना तो क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक बैलेंस के बाद सारे एडजस्टमेंट है, तो इसका जो आंसर होता है वो जनरली क्या होता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, अगर इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है तो। अभी अब कुछ नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे ये सारे एडजस्टमेंट्स फाइनल से,
तो 715 माइनस 824 प्लस 337 माइनस 25 आपका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर? बढ़े आगे। करेक्ट बैंक बैलेंस पूछा है, करेक्ट बैंक बैलेंस, ठीक है। सेम फॉर्मेट, कैश पीआरएस। कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस, कैश बुक यानी हमारी बुक्स की बात हो रही है 5675 ओवरड्रॉन। इट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, देखो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है तो क्या होता है, बैंक में से डायरेक्ट हमारा पैसा कट जाता है, ठीक है। 125 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस। चलो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है स्टैंडिंग ऑर्डर वाला, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हमने 2 बार 125 क्या कर दिया, पे कर दिया, यानी हमने 2 बार 125 को क्रेडिट कर दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको एक बार वापस प्लस 125 कर देंगे। And a dishonored check of 450 has been debited in cash book instead of credited, ठीक है। जब पैसा आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश टू कस्टमर, और जब वो रिजेक्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं एंट्री कस्टमर टू कैश। क्यों? ताकि उससे क्या होगा, ये जो कस्टमर का लेजर क्लोज हो गया था वो वापस डेबिट होकर खड़ा हो जाएगा कि रिसीवेबल है, ठीक है। और जो हमने बैंक बैलेंस तब बढ़ा दिया था वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसने हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री ये होनी चाहिए थी कि भाई कस्टमर डेबिट 450 टू कैश। तो क्या होगा कि हमारा बैंक बैलेंस जो खामखा 450 से बढ़ गया था वो रिड्यूस हो जाएगा, और कस्टमर जिसका लेजर क्लोज कर दिया था हमने कि भाई चलो पैसे मिल गए, उसको हम वापस ओपन करेंगे, ठीक है। तो कस्टमर डेबिट 450, ये होना चाहिए था आपका करेक्शन एंट्री। उन्होंने क्या किया, डेबिटेड इन द कैश बुक, ठीक है। तो कस्टमर 450 तो ठीक है, लेकिन कैश को ही डेबिट कर दिया 450 से। करना क्या था, कैश को क्रेडिट करना था 450 से, यानी कि माइनस 450 करना था, प्लस प्लस 450 कर दिया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 900, ये आपका आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, an organization's cash book had an opening balance, हमारे बुक्स की बात हो रही है, 485 क्रेडिट, ओके। और ये बाकी सारे ट्रांजैक्शंस बोल रहे हैं उसने। 485 क्रेडिट यानी ये माइनस में, ठीक है। अभी ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। कैश सेल्स 1450 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स ऑफ 150, बोलो क्या प्लस होगा हमारे बैलेंस में। ये कैश सेल के रिलेशन में हम क्या ऐड करेंगे, क्या अमाउंट ऐड होगा कैश बैलेंस में। या 1450, क्योंकि हम तो उसके साथ पूरा लेंगे ना, बैंक बैलेंस तो पूरे से पड़ेगा, या राइट। 1450 हमारा इनकम नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ना। तो देखो मैं उसके बाजू में लिख रहा हूँ प्लस 1450, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर ऑफ 2400। अभी रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये क्या था, कैश सेल था, ये क्रेडिट सेल वालों ने पैसा दिया, तो बैंक बैलेंस तो तभी बढ़ेगा जब क्रेडिट सेल वाले पैसा देंगे। तो यहाँ पे भी प्लस 2400। थर्ड देखो, पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ डेट ऑफ 1800 लेस 5% कैश डिस्काउंट, तो बोलो इसमें क्या अमाउंट लेस होगा। -1710, सिंपल। 1800 में से 5% डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट मिला है तो वो हम पे नहीं करेंगे ना। और लास्ट, डिसऑनर्ड चेक्स फ्रॉम कस्टमर, डिसऑनर्ड चेक है यानी क्या इफेक्ट आएगा बोलो इसका, प्लस करेगा माइनस, -250। अभी देखो -485 से हमने स्टार्ट किया था, अब प्लस 1450, प्लस 2400, -1710, -250, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिजल्टिंग बैलेंस इन कैश
after the transaction had been recorded. क्या आ रहा है? Perfect. Got it. तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही होंगे, बस एग्जाम में आपको क्लिक होना चाहिए। 239 हो गया था ना, 240 सेम फॉर्मेट, कैश बीआरएस। पूछा क्या है? करेक्ट बैंक बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, यानी फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है? कैश बुक की। ठीक है, चलो बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट, ये क्या बताया? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट? बैंक बैलेंस। On reconciling the bank statement, it was discovered that a check drawn in favor of Smith for $80 had not been presented for payment. खाली उसने स्टोरी लिख दी, बाकी जनरली वो क्या लिखता था कि भाई अनप्रेजेंटेड चेक्स फॉर पेमेंट। बेसिकली क्या है, हमने कैश बुक में माइनस कर दिया होगा क्योंकि हमने पैसे दे दिए, और बैंक में क्योंकि पैसे कटे नहीं है तो नहीं कटे होंगे। तो अगर हम रिकंसाइल कर रहे हैं तो यहाँ से भी माइनस करेंगे तो ही हमारे कैश के साथ टैली होगा। चेक ऑफ $130 फ्रॉम अ कस्टमर हैड बीन डिसऑनर्ड। अभी डिसऑनर्ड वाली बात तो यहाँ पे तो पता ही होती है ना, बैंक का बैलेंस तो वो सब इफेक्ट्स देने के बाद ही आएगा ना। अगर डिसऑनर होगा तो सबसे पहले बैंक में से ही बैलेंस कटेगा ना, राइट? तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा? कैश बुक में आएगा। क्या आएगा? 130 फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जब उसने पैसा दिया होगा तो हमने प्लस 130 से बैलेंस बढ़ा दिया होगा। तो रेक्टिफाई करने हम क्या करेंगे? कैश बुक में से 130 रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी हम यहाँ पे तो हेल्पलेस है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग। ठीक है, तो हमें ये वाला डेटा यूज करना पड़ेगा। तो बैंक बैलेंस था और उसमें से 80 निकाल दिया तो क्या आएगा? बी। इजी, सबके सब हम यही फॉर्मेट पे बेस्ड है, कैश बीआरएस, कैश बीआरएस। आप जैसा एंट्री करो जहां पे भी आपको सही लगे ट्रांजेक्शन। सेम क्वेश्चन, देखो करेक्ट बैंक बैलेंस, करेक्ट बैंक बैलेंस यानी किसकी बात हो रही है पता है? कैश बुक की। मैंने क्या बोला? सिर्फ जब बैंक का बैलेंस पूछा होगा तो एक्सप्लिसिटली क्या वर्ड यूज करेंगे? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो यानी कि बैंक बैलेंस यानी कि भी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हमारे कैश बुक में जो हमारा बैलेंस है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे हमने बोला था हमारा फॉर्मेट वैसे, कैश बुक बीआरएस। ठीक है, फॉर्म्स कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस दिखा दिया 2490, तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं ओपनिंग। Comparison with the bank statement at the same date revealed the following differences. Unpresented checks, भाई इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? बीआरएस में आएगा। बैंक चार्जेस तो यहाँ पे बाकी होगा। Receipts not yet credited by bank, हमने तो क्या है जब चेक बनाया तभी प्लस कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन बैंक में नहीं हुआ होगा तो हम यहाँ पे उसको प्लस करेंगे। डिसऑनर्ड चेक, ठीक है, डिसऑनर्ड चेक क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट में बैंक बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। नहीं, बीआरएस का क्लोजिंग नहीं पूछा है और बीआरएस का क्लोजिंग नहीं होता है डियर। व्हाट इज बीआरएस? एक ये खत्म कर लेता हूँ, बाद में डिस्कस करते हैं। 249050 डिसऑनर्ड चेक है। ठीक है, तो ऑब्वियसली डिसऑनर्ड चेक से क्या होगा? हमारा बैलेंस कम होगा 140। बस यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया। अभी यहाँ पे ना ही हमारे पास ओपनिंग है ना ही क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ से तो कोई डेटा सॉल्व करने का सवाल होता नहीं। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग है और ट्रांजेक्शंस दिए हुए, तो हम इसको फाइनल ट्रांजेक्शंस मान के इसका क्लोजिंग निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2300। पहले तो अमन, ये क्वेश्चन में तो आपको डाउट नहीं है ना, बस आप ये डाउट बोल रहे हो ना कि बैंक का क्लोजिंग पूछा है। एडजस्टमेंट में कोई डाउट आया? इस तरह से 2300 तो आ ही रहा है ना आंसर, करेक्ट? ओके, अभी देखो बीआरएस में कोई क्लोजिंग नहीं होता है। ठीक है,
व्हाट इज बीआरएस? पहले तो कैश बुक जो होता है ना वही फाइनल होता है, बैलेंस शीट में यही दिखता है, ठीक है। तो ये जो बैंक का आपका जो स्टेटमेंट आता है, पता है आपके पास अगर सेविंग्स अकाउंट हो तो पासबुक होती है, करंट अकाउंट हो तो स्टेटमेंट्स होता है, और उसमें जो बैलेंस होता है वो एक्चुअली आपकी बुक्स में कभी भी टैली नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई ट्रांजेक्शन तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से बाकी होता है, ठीक है। तो ये कैश बुक जो होता है उसमें क्या होता है, ट्रू पोजीशन होती है आपकी। तो इसमें ओपनिंग होता है और सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अभी जैसे मैंने चेक बनाया तो मैंने प्लस कर दिया अमाउंट, ठीक है, लेकिन हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ऐसे नहीं बढ़ेगा, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। प्लस माइनस होके जो आपका क्लोजिंग आता है वो क्या होता है, आपका बुक्स का कैश बैलेंस, और बैलेंस शीट में भी यही फिगर जाएगा, राइट। तो सर बीआरएस क्या है? अब हम करना क्या चाह रहे हैं, अभी देखो हमें अगर ये बात मान ली हमने कि भाई हमारा क्लोजिंग और बैंक का क्लोजिंग अलग आएगा, ठीक है, तो फिर तो अगर कोई भी अकाउंटेंट आके बोलेगा आपको कि भाई सर हमारा बैलेंस इतना है, हम क्या बोलेंगे, हाँ तो बैंक से और इसका तो अलग आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि हो सकता है ना कोई एरर की हो अकाउंटेंट ने, नो डाउट हमारा 450 और उसका 600 डिफरेंट है, उसमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन क्या हमारा 450 करेक्ट है कि नहीं वो चेक नहीं करना पड़ेगा। तो उसके पर्पस के लिए क्या है, रिकंसिलिएशन। वो क्या है, जस्ट अ स्टेटमेंट। ये क्या है, बस हम डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, वो कहीं पे भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिलेगा नहीं बीआरएस, ठीक है। ये बस क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस के लिए कि हमने सही एंट्रीज की थी, ठीक है। तो करेंगे क्या हम कि ये जो हमारा क्लोजिंग आया, ठीक है, टाइमली सब रिकॉर्ड करने से, क्योंकि हमने तो देखो माइनस कर दिया होगा जब हमने चेक बनाया, वी डोंट केयर कि एक्चुअली पैसा कटा या नहीं, ठीक है। ऐसा सब करने के बाद, प्लस माइनस करने के बाद, और जो बैंक चार्जेस वगैरह हमने स्टेटमेंट में से देखी, वो सब करने के बाद जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, वो सही है या नहीं उसको कंपेयर कहां से करोगे, सेम डेट के बैंक बैलेंस। तो मैंने जो आपको बीआरएस का फॉर्मेट हम जिस टेम्पलेट में सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, बैंक बैलेंस व्हाटएवर, और उसमें हम वो एंट्रीज करते हैं जो बीआरएस में गलत है, गलत नहीं है, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से दिख नहीं रहा है। जैसे कि हमारे पास चेक आया और हमने ऐड कर दिया हमारा बैलेंस, लेकिन बीआरएस में तो जब वो क्लियर होगा तभी आएगा। तो मैं यहाँ क्यों ऐड करवाता हूँ आपको जो चेक रिसीव्ड है, फिर जो हमने चेक पे कर दिया है वो भी पैसा कटा हुआ है ना कटा हुआ हमने माइनस कर दिया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस। ये सब करने के बाद जो आपका बैलेंस आता है वो क्या होता है पता है, वो इससे टैली करेगा। तो बीआरएस का तो कोई क्लोजिंग होता ही नहीं है, ये स्टेटमेंट में क्या है, हम बैंक का बैलेंस और कैश का बैलेंस ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और उन दोनों का रीजंस फाइंड कर रहे हैं, ये सब। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर यहाँ पे 450 था और आपका बैंक में 600 है, और एग्जैक्ट ये 150 का डिफरेंस हमें यहाँ मिल जाता है, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा कि हमने जो किया है वो सही किया है, ठीक है। तो पहली बात तो बीआरएस का कोई क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोजिंग होता है वो कौन सा होता है, कैश बैलेंस, गॉट इट। हम कैश और बैंक को कंपेयर करते हैं और उसमें जो एरर्स होती है वो फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि हमारे बुक में 450 बैलेंस है और बैंक स्टेटमेंट में 600 है, तो हम ढूंढते हैं कि ये जो 150 है उसका रीजन क्या है, और वो सब प्लस माइनस करने के बाद हमें ये टैली हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम बस रीजंस फाइंड करते हैं बीआरएस में, बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग तो फिक्स होता है। ये तो क्या है कि मैथमेटिकली क्योंकि हमें सम सॉल्व करना है तो किसी ना किसी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो हमने क्या दिया, एक टेम्पलेट बना दिया कि भाई हम स्टार्ट करेंगे बैंक बैलेंस से और एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस। लेकिन बीआरएस का अपना कोई खुद क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। ऑब्वियसली हम कहाँ पहुंचेंगे अगर सारे एडजस्टमेंट सही है तो, क्लोजिंग कैश बैलेंस पे। एनी डाउट? हाँ तो ये कैश बुक का ही बैलेंस हुआ ना डियर, ये देखो हमारा आंसर क्या है, 2300। वो मैं इसलिए बता रहा था आपको कि आपको बैंक बैलेंस समझ के बैंक स्टेटमेंट नहीं समझना है, आपको ये वाला फिगर नहीं लेना है, ठीक है। गॉट इट और इज देयर अ डाउट?
ठीक है। नहीं, उसमें कुछ कंफ्यूज होने जैसा नहीं है, बस मैंने इसलिए आपको बोला था कि बैंक बैलेंस देखो क्या होगा पता है, आप क्वेश्चन में देखोगे ना, अभी तो अब हम बीआरएस पढ़ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी आप 22 और चैप्टर्स है, क्वेश्चन में वो बैंक बैलेंस देगा तो आपका माइंड क्या है, पैसिव माइंड आपको क्या सजेस्ट करेगा कि ये बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही है, क्योंकि हम जनरली क्या बोलेंगे, कैश बुक बोलते, कैश बुक, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर बैंक बैलेंस, सिर्फ बैंक बैलेंस लिखा है यानी वो कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो हमने वही दिया उनको, ठीक है। जब उनको बैंक का बैलेंस यानी कि हमारा बैंक में जो एक्चुअल बैलेंस है वो पूछना होगा, तो वो लोग स्पेसिफिकली वर्ड यूज करेंगे, क्या, बैंक स्टेटमेंट। गॉट इट। चलो 242 में क्या लग रहा है आंसर? देखो अब है ना, इसमें देखो बैंक स्टेटमेंट यूज किया, ठीक है, यानी कि आपको क्या पूछा होगा, हाँ ये वाला। उसके अलावा हमारे टेम्पलेट में कहीं भी बैंक स्टेटमेंट होता ही नहीं, बस यही बैंक बैलेंस। यहाँ पे तो जो आता है वो तो कैश बैलेंस ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसने बैंक बैलेंस पूछा था तब हमें वो क्या पूछ रहा था, वो एक्चुअली हमारे बुक्स में जो कैश बैलेंस है, जब उसको बैंक का स्टेटमेंट बोला उसने, यानी वो क्या बोल रहा है कि आपके एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट में क्या अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली आपको बोलेगा कि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या लिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। एनीवेज, तो हमारा जो टेम्पलेट हम सॉल्व तो उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर आप ये कंफ्यूजन में रहोगे, वैसे तो मैंने सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर कंफ्यूज हो तो भी आपका आंसर तो आने वाला ही है, क्योंकि आपको पता है कैश बुक में क्या इफेक्ट देना है और बीआरएस में क्या इफेक्ट देना है, ठीक है। और आप बीआरएस में बैलेंस फाइंड कर ही नहीं पाओगे तो ऑब्वियसली कैश बुक वाला ही लिखना पड़ेगा आपको। एनीवेज, हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया ये कॉन्सेप्ट, अभी स्टार्ट करते हैं। कैश बुक, क्रेडिट बैंक बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट है यानी क्या होगा, माइनस है। On comparison with bank statement, you determine that unpresented checks totaling 450, यानी कि बैंक में से 450 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने तो कर दिया होगा। रिसीट ऑफ $140, ठीक है, ये भी हमने तो प्लस कर ही दिया था। 450 अजीब सा लग रहा है, राइट। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स रिड्यूस करते हैं, अनरिकॉर्डेड लॉजमेंट्स हम प्लस कर देते हैं। द बैंक स्टेटमेंट शोस बैंक चार्जेस ऑफ 70 व्हिच इज नॉट, तो यहाँ पे हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, बैंक स्टेटमेंट यानी कि ये बैलेंस पूछा है, ठीक है। यानी उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए, तो वो हम कहां से लाएंगे, यहाँ से। तो 1240 में से 75 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1315। क्या है ये, नेगेटिव है, यहाँ से वहां ले जाने में बैलेंस में साइड चेंज ना हो जाए, ध्यान रखना, -1315। चलो मेरे को आंसर बता दो, ABCD, ए 1005 ओवरड्रॉ, राइट, सिंपल। चलो थियरी ये बताओ क्या आएगा। नॉट, नॉट एन अनरिकॉर्डेड डिफरेंस। जब आप बैंक बैलेंस और कैश बुक मैच कर रहे होगे तो इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा बोल रहा है। क्या लग रहा है? सी, एन अनक्लियर्ड लॉजमेंट, राइट, क्योंकि स्टैंडिंग ऑर्डर स्टेटमेंट में होगा, कैश बुक में नहीं होगा, बैंक इंटरेस्ट में भी ऐसा है। और BACS रिसिप्ट क्या होता है पता है? हाँ, पर फिर भी हमको एग्जाम में तो पता चल ही जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि अनक्लियर लॉजमेंट, तो देख के आपको पता है कि भाई ये रीजन हो सकता है। ये भी होता ही है रीजन, लेकिन ये क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट एन पूछा है, ठीक है। अनक्लियर लॉजमेंट किसमें पूछा है पता है ना, बैलेंस ऑन कैश बुक।
तो ये दोनों इंटरेस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर ये जो होती है वो हम कहाँ इफेक्ट देते हैं, कैश बुक में। अनक्लियर लॉजमेंट पर इम्पैक्ट कहाँ होता है, बुक्स में कहीं पे भी नहीं होता है, वो तो हम बीआरएस में जब टैली कर रहे हैं तब उसको एड ऑन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर ये है। अभी ये जो बीएसीएस रिसीट है उसका मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। बेसिकली क्या है, ये जो एसीसी जो आपका कोर्स है ना वो यूके का कोर्स है। तो जैसे हमारे यहाँ नेफ्ट आरटीजीएस वैसे रहता है ना, वैसे वहां पे उनका बीएसीएस होता है। वो क्या है, बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है। वो यूके में उन्होंने ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं यूज, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एक ईसीएस भी होता है। ईसीएस में जनरली क्या होता है, वही जो हम स्टैंडिंग ऑर्डर जो होता है ना, वो हमारे यहाँ क्या वर्ड यूज होता है, वो ईसीएस। जो आपने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा होगा ना, स्टैंडिंग ऑर्डर, वो हमारे इंडिया में क्या होता है, ईसीएस होता है। तो क्या होता है उसमें कि ऑटोमेटेड मंथली ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो हमने बैंक को इंटीमेट कर दिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, ईएमआई हो गया, ठीक है, सैलरी होती है, पेंशन है, फिर यूटिलिटी बिल्स हो गए ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह। तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर होता है वो उसके लिए हमारे में यहाँ क्या है, ईसीएस, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा एनईएफटी और आरटीजीएस होता है जिसमें कस्टमर डायरेक्टली हमारे पैसे में, हमारे अकाउंट में पैसा डाल देता है, उसी को यूके में क्या बोल रहे हैं वो लोग, बीएसीएस, बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होगा, हाँ, तो क्या है जो हमारा नेफ्ट और आरटीजीएस है वो उसका क्या है, बीएसीएस रिसिप्ट। चलो नेक्स्ट, सॉल्व हुआ ना, वो लॉजिक पता चला आपको, क्वेश्चन ने क्या पूछा था। अब अनक्लियर लॉजमेंट तक पहुंच गए, इसलिए आंसर तो आपका सही है। हाँ, क्योंकि बीएसीएस रिसिप्ट भी पता है ना आपको, कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे पूछा है, हमारे टेम्पलेट में अगर देखो तो यहाँ पे कैश होता है और यहाँ पे बीआरएस। तो उसने क्या पूछा है, यहाँ वाला नहीं, मुझे ये बताओ जो यहाँ एंट्री आएगी, ठीक है। 244, an entity has prepared its bank reconciliation at 31st March, ठीक है। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स दिया हुआ है और अनप्रेजेंटेड चेक्स दिया हुआ है। तो बैंक चार्जेस भी दिए हुए हैं 125, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस डिस्टर्बेंस। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाते हैं इसको, ठीक है। पूछा क्या है देखो, स्टेटमेंट, मैंने क्या बोला था, जब बैंक वाला स्टेटमेंट उसको पूछना होगा ना तो वो क्लियरली स्टेटमेंट लिखेगा, यानी कि हमें ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा होगा ये, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मेट में बैंक का बैलेंस इसके अलावा कहीं पे भी स्टार्ट करें। 5000 आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है वो, यानी यहाँ प्लस होगा। 2800 जो है वो चेक्स हमने दिए है, लेकिन बीआरएस में से वो माइनस होंगे। बैंक चार्जेस जो 125 है वो कहाँ होगा, कैश बुक में माइनस होगा, राइट। द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस एज पर द बीआरएस, देखो उन्होंने आपको ये वाला अमाउंट दे दिया, क्या लिखा है, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस एज पर बैंक रिकंसिलिएशन वाज डेबिट ऑफ 1060, ठीक है। यानी कि ये अमाउंट आपको दे दी थी। अभी आप सिंपल है, प्लस माइनस करोगे तो ऊपर आ जाएगा। बोलो क्या है आंसर। इसमें ध्यान रखना है, बैंक स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। आपका आंसर आया होगा -1140।
लेकिन बैंक स्टेटमेंट पूछा है इसलिए वो क्या बोलेगा, डेबिट। ये डेबिट क्रेडिट में इश्यू ना हो जाए। देखो 1140 बीबी है, गॉट इट, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। अब आप समझो, ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट दिया है, तो मेरे को बताओ सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा और किस साइड आएगा, डेबिट और क्रेडिट। दोनों साइड आएगा, कैसे? नहीं, हम फिजिकली क्या होता है, जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स में से बैलेंस होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में सारी डेबिट और क्रेडिट साइड पे चीजें होती है और जनरली टैली होती है। लेकिन जहां पे भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, वो डिफरेंस को आप क्या बोल देते हैं, सस्पेंस। कोई लॉजिक होगा उसका, वो रीजन फाइंड करेंगे, लेकिन उसको क्या बोल देते हैं, सस्पेंस। तो बेसिकली अब देखो, डेबिट साइड जो है, हाँ 347,800 और क्रेडिट साइड था 362,350। तो हम डिफरेंस निकाल के हमने क्या बोला होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें एग्जैक्टली इतने भूल होगा, जैसे कि 14,550 है उसका, ठीक है, डेबिट। तो कोई बार क्या हो सकता है कि 15 का क्रेडिट और 1000 का डेबिट इफेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ 14,550 का डिफरेंस है, लेकिन जो बैलेंस होगा सस्पेंस अकाउंट वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट साइड आपका कम है बैलेंस, ठीक है। तो हमारा सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मिल गया हमारे को फर्स्ट लाइन से। उसके बाद देखो, आपको वो ट्रांजैक्शन ही लेने हैं जो सस्पेंस अकाउंट को टच करेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, सबसे पहले क्या करना है, मिसरेड क्वेश्चन हो गया। बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करो ना, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट देख लेना है। तो आपको एक आइडिया आएगा कि हमें क्वेश्चन किस स्टेट ऑफ माइंड से रीड करना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द एरर्स अबाउ व्हाट इज द बैलेंस ऑन सस्पेंस अकाउंट। यानी कि वो खुद ही आपको बोल रहा है कि मुझे ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद मेरा सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस क्या रहेगा। जब आपको ये पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें उसके मतलब पहले ओपनिंग सस्पेंस निकालना पड़ेगा और ऊपर की एरर सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें क्लोजिंग सस्पेंस मिलेगा, राइट। नंबर 1, a credit sale of 3670 was incorrectly entered in the sales day book as 3760। ठीक है, बोलो क्या आएगा, कहां पे रिकॉर्ड करूं मैं सस्पेंस में, डेबिट या क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, क्या लग रहा है, डेबिट 90। ओके, अभी मैथमेटिकली तो आपका आंसर राइट है, लेकिन हमने जो लेजर बनाया वो कौन सा है, सस्पेंस लेजर। सस्पेंस लेजर क्यों आएगा डियर, तब आएगा जब या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में डिफरेंस है, ठीक है। अदरवाइज सस्पेंस का जरूरत ही नहीं है। तो जब वो बोल रहा है कि उसने क्रेडिट सेल जो था वो 3670 था और डे बुक में उसने 3760 कर दिया, राइट। कॉन्सेप्ट क्या है, डे बुक का जो टोटल होता है उसका हम क्या करते हैं, रिसीवेबल कंट्रोल डेबिट टू सेल्स। अभी वो एक्चुअली जो भी हो 3000 है और हम 4000 कर देते, ठीक है। तो क्या उससे कभी सस्पेंस इफेक्ट में सस्पेंस अकाउंट में एंट्री आएगी, नहीं। जब हमको ये करेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट कर देंगे 1000 से और रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 1000 से, राइट। आर यू विथ मी। तो उसी तरह से अगर 3760 को 3670 कर दिया है
तो उसके लिए हमें कभी सस्पेंस नहीं लाना पड़ेगा क्योंकि दोनों डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हुआ होगा 3760 से। क्या है क्वेश्चन? 36 से किया है 37 से? हाँ 3760 से रिकॉर्ड किया है और होना क्या चाहिए था 3670। तो जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री करेंगे $90 की, राइट। यानी कि जब हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम किया है तो सस्पेंस अकाउंट का तो उसमें पिक्चर ही नहीं आएगा, राइट, वो पिक्चर में आएगा ही नहीं। तो इसका सस्पेंस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? सेकंड ट्रांजैक्शन में जाए। A non-current asset with a carrying amount of 7890 was disposed of for 9000. अभी देखो ये इंपॉर्टेंट लाइनिंग्स। The only accounting entry was to debit cash. आपको पूरा ट्रांजैक्शन नहीं पढ़ना है, वो तो हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल असेट में पढ़ लिया था कि कैसे डिस्पोजल करते हैं, कैसे प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। उस सब में नहीं पढ़ना है। जब आप सस्पेंस सॉल्व कर रहे हो तो आप जो एंट्री हुई है उसकी वजह से जो सस्पेंस है उसी को सॉल्व करोगे, राइट। तो यहाँ पे आगे का नहीं सोचना है। उन्होंने क्या बोला? ओनली अकाउंटिंग एंट्री वाज डेबिट टू कैश, राइट। तो उन्होंने एंट्री क्या कर दिया है? सिर्फ एक एंट्री रिकॉर्ड की है, वो भी जो कैश है उसका। तो कैरिंग अमाउंट हमें देखना ही नहीं है क्योंकि कैश है उसका एंट्री क्या होता है डियर? कैश अकाउंट डेबिट 9000 टू डिस्पोजल्स। लेकिन ये एंट्री नहीं हुई है। क्या बोला? ओनली अकाउंटिंग एंट्री वाज टू डेबिट कैश, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? क्रेडिट सस्पेंस 9000। जब भी हमें पता चलेगा कि ये एंट्री इस कॉन्टेक्स्ट में है तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें सस्पेंस को रिमूव करना होगा, तो सस्पेंस को क्या करेंगे? डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? डिस्पोजल। तो उससे क्या हो जाएगा? जो डिस्पोजल नहीं क्रेडिट हुआ था वो भी हो गया, और जो खामखा का सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट हो गए, क्लोज हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल, यानी यहाँ पे टू डिस्पोजल। थर्ड एंट्री। The allowance for receivables was increased from 8900 to 10,200. बेसिकली अलाउंस इंक्रीज करने की एंट्री क्या होती है? इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट टू अलाउंस, ठीक है नहीं? तो यानी कितना अमाउंट होगा? 8900 माइनस 10200, यानी 1300 से हमें एक्सपेंस बढ़ाना था। क्यों? क्योंकि हमारा अलाउंस 1300 से बढ़ गया, ठीक है। लेकिन भाई साहब ने क्या किया? अलाउंस वाज आल्सो डेबिटेड, यानी आप समझो डेट एक्सपेंस जो है वो ऑलरेडी डेबिट किया 1300, और अलाउंस को क्रेडिट करने के जगह उसको भी डेबिट कर दिया। यू आर गेटिंग इट? तो उससे हमारा इफेक्ट क्या आएगा बुक्स में? क्योंकि हमने डेबिट 2600 से किया और क्रेडिट कुछ नहीं किया, तो क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? सस्पेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो क्या होता है? बैलेंसिंग हम करते हैं जब टीबी का, तो क्या करते हैं? जहां बैलेंस हो उसको सस्पेंस बता देते। यानी यहाँ पे क्रेडिट सस्पेंस हो गया 2600। अब जब भी हमें पता चला कि एरर ये है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि भाई सस्पेंस को निकालो। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2600, और यहाँ पे देखो अलाउंस को डेबिट किया हुआ था जबकि क्रेडिट करना था। तो एक बार अगर 1300 से करोगे तो वो बैलेंस जीरो हो जाएगा। यानी हम 2600 से अगर क्रेडिट करेंगे उसको, तब जाके उसका बैलेंस 1300 से बढ़ेगा, राइट। तो टू अलाउंस 2600। तो सस्पेंस अकाउंट में क्या एंट्री आएगी? डेबिट साइड पे टू अलाउंस 2600। ठीक है, बस तीन ही तो ट्रांजेक्शन थे। पहला वाला नहीं लेना था, वो उसका गुड पॉइंट था। दूसरे कैसे लेने वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो भी हमारा टोटल आएगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई थिंक इट इज 26150 डेबिट बैलेंस, ठीक है। बोलो, समझ आया ये 245? इट्स अ गुड सम। प्रैक्टिस जरूरी है एग्जाम से पहले। यस, चलो थियरी लग रहा है। बताओ 246 में क्या आएगा?
ट्रायल बैलेंस डज नॉट बैलेंस, टू ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कुड एक्सप्लेन दिस, यानी कि इसमें से कौन सी एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। 1 2 3 4 सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड वेयर क्रेडिटेड, यानी किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ओपनिंग जो बैलेंस था वो नहीं लिया था, और डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट वाज अंडरकास्ट। क्या लग रहा है कौन से दो एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा? नो क्लू? बी और सी? यू आर कंफ्यूज बिटवीन बी और सी? ओके, सबसे पहले सेल्स डे बुक वाज अंडरकास्ट एंड डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट वाज अंडरकास्ट, दोनों में अंडरकास्ट है, ठीक है। लेकिन कौन से अंडरकास्ट से ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आएगा पता है? अगर सेल्स डे बुक अंडरकास्ट होगा ना तो क्या होगा पता है? जो हम टोटल निकालते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, रिसीवेबल टू कैश, यानी कि दोनों इफेक्ट सेम अमाउंट से ही होता है, ठीक है। यानी कि सेल्स डे बुक को अगर हम टोटल में लोचा मारेंगे तो हम डेटर भी उसी हिसाब से बुक करेंगे, और कैश कहाँ, ये सेल है, और सेल्स भी हम उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये जो पहला अंडरकास्ट है ना उससे कोई इफेक्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट पता है ना, हमने जो कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन पढ़ा, पूरा क्या होता है, सेल्स डे बुक में हम डेबिट पूरा टोटल ले जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स डे बुक का अंडरकास्ट इफेक्ट नहीं करेगा। अभी यहाँ पे जो अंडरकास्ट है वो देखो, सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट का अंडरकास्ट है, यानी आप कुछ भी हो सकता है, राइट। लेट्स से कैश में कस्टमर ने आपको पे किया, हमने सप्लायर को पे किया, राइट, कोई असेट परचेस किया, कैश अकाउंट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि बस कैश अकाउंट के बैलेंस में हमने लोचा मारा। यहाँ पे क्या होता है पता है, दोनों ही लेजर्स में सेम अमाउंट गया, लेकिन जब वो बोल रहा है कि डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट वाज अंडरकास्ट, उसका मतलब क्या होगा कि उसका जो क्रेडिट साइड होगा, राइट, पेमेंट हो गया या जो भी हो गया, वो लेजर में तो कोई इश्यू है ही नहीं। बस कैश अकाउंट अगर आपका अंडरकास्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये रीजन है। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो अगर किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, देखो आप किसी चीज को किसी और में रिकॉर्ड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रायल बैलेंस क्या है, प्लस माइनस थिंग है। तो अगर आपने ए की जगह बी को डेबिट कर दिया या सी को डेबिट कर दिया, लेकिन उसी अमाउंट को क्रेडिट भी किया, तो ट्रायल बैलेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन ये भी नहीं है, क्योंकि देखो डिस्काउंट रिसीव्ड का एंट्री क्या होता है, टू डिस्काउंट रिसीव, राइट। हमारा इनकम है, पेएबल्स को डेबिट कर देते हैं, उसकी जगह उसने क्या किया पता है, डिस्काउंट की जगह सेल्स को क्रेडिट किया, राइट, वॉट एवर अमाउंट, लेट्स से 1 लाख। लेकिन क्या उससे ट्रायल बैलेंस आउट होगा? नहीं होगा ना। हाँ, उसका ट्रायल बैलेंस में बैलेंस इस गलत है, क्योंकि वो सेल्स को 1 लाख बता रहा है जबकि वो डिस्काउंट है 1 लाख। लेकिन उससे ट्रायल बैलेंस टैली ना हो ऐसा नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस इज नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अ सिंपल मैथ्स, वो प्लस माइनस ही टोटल करेगा, ठीक है। तो अगर दोनों साइड इफेक्ट दिया है तो उससे ट्रायल बैलेंस बोलेगा आई हैव नो प्रॉब्लम्स। थर्ड, ओपनिंग अक्रूवल वाज ओमिटेड, बेसिकली क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस जो है वो हमने ध्यान नहीं दिया कि इसमें रेंट अकाउंट में। तो कहने की बात क्या है कि रेंट एक्सपेंस जो है उसमें यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है इसलिए, ठीक है। तो ये बैलेंस अगर आप नहीं लोगे, इस बार का रेंट एक्सपेंस गिन लोगे, सब कर लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो बैलेंस आएगा ना उसमें वो टैली नहीं होगा। यानी कि ओपनिंग बैलेंस अगर आप किसी का भी नहीं लोगे तो ऑब्वियसली आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा।
क्योंकि वो बैलेंस शीट आइटम है। तो अगर कोई बैलेंस शीट आइटम है जो आउटस्टैंडिंग थी, वो अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे आपके अकाउंट में, ठीक है, तो क्या होगा, आपका क्लोजिंग है वो उतने से लेस हो जाएगा। भाई वो बैलेंस शीट की आइटम थी, उसके होने की वजह से बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस टैली हो रहे थे, आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया, तो आपका जो क्लोजिंग आएगा वो ज्यादा, क्रेडिट उसमें ज्यादा कम होगा, राइट। जो भी है उसमें क्रेडिट बैलेंस इतने से कम होगा जितना भी ओपनिंग है, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग था, तो ऑब्वियसली आपका ट्रायल बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो द आंसर इज 3 एंड 4। 4 वाला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पॉइंट, सिर्फ कैश बुक हुआ था। 3 and 4 is the correct answer. Theory 247, A, B, C, D. What do you think? Trial balance, not balance. कौन सी एरर हो सकती है? ठीक है, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, हमने कोई गलती कर ली होती है, जैसे कि हमारा आगे का क्वेश्चन था ना, 3760 को 3670 कर दिया, तो उससे क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। क्या उससे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने दोनों डेबिट क्रेडिट सेम किया है। कॉम्पेंसेटिंग एरर में क्या होता है कि हमने कोई चीज डेबिट भी नहीं की है 5000 की, और कोई चीज क्रेडिट भी नहीं की है 5000 की, तो अगर आप ट्रायल बैलेंस देखोगे तो वो टैली है, लेकिन उसमें 10,000 की गलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस इज नो लॉजिक, वो तो बोलेगा अगर मेरा प्लस माइनस सही है तो मेरा बैलेंस टैली है। तो कॉम्पेंसेटिंग एरर यानी कि एक दूसरे की एरर कॉम्पेंसेट हो जाती है दोनों एरर से, यानी कि अगर डेबिट साइड में कोई एरर है और सेम एरर इतने ही अमाउंट की किसी और ट्रांजेक्शन की क्रेडिट साइड भी है, तो उससे क्या होता है कि 5000 हमने डेबिट में लेट से रिकॉर्ड नहीं किया और क्रेडिट में भी 5000 नहीं किया, तो फिर भी हमारा बैलेंस तो टैली होगा। अगर किसी एक को ही रिकॉर्ड किया होता तो 5000 से आउट हो जाता बैलेंस, राइट। तो कंपेंसेटिंग एरर भी आंसर नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि हमने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़े तो उसमें आपको दिया गया होता है कि कब आपको कैपिटलाइज करने कॉस्ट्स, राइट। तो लेट्स से हमने आपका जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको असेट में डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने आपका एक्सपेंस मान के उसको एक्सपेंस डेबिट कर दिया, तो उससे क्या ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एसेट की जगह वो P&L में डेबिट बैलेंस बन जाएगा वो एक्सपेंस का। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल भी नहीं आएगा, आएगा क्या, एक्सट्रैक्शन एरर। एक्सट्रैक्शन यानी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं सर, तो जो लेजर के बैलेंस है उसको एक्सट्रैक्ट करके हमारे स्टेटमेंट में लेके आते हैं। तो उस प्रोसेस के अंदर अगर कोई बैलेंस 4000 है और आते आते 5000 हो जाता है, तो जिस भी साइड वो है दूसरे दूसरे साइड 1000 का एरर आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हो रहा है तो उसका एक ही लॉजिक हो सकता है, ये 4 में से एक्सट्रैक्शन एरर। क्लियर। चलो 248। The trial balance of Butler Company shows total debts 125,819, total credits 118,251. Which of the following explains the difference? पहले बताओ कहाँ कौन सी साइड कम है और कितना कम है, तो क्रेडिट कम है 7568 रुपीज से, क्रेडिट बैलेंस इज लेस। पूछा है इसमें से कौन सी एरर की वजह से ऐसा हो सकता है, यानी कि ABCD में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा हो, बाय विच अमाउंट, 7568। ओके, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। कैरेज इनवर्स 3784 shown on the wrong side of the trial balance. First of all, carriage inward and outward both are expenses.
दैट वी नो। अगर एक्सपेंस की चीज रॉन्ग साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस दिखाई है, उसका मतलब क्या हुआ डियर, कि कोई चीज जो डेबिट करनी थी वो क्रेडिट कर दी है। लेकिन अगर ये गलती होती तो कौन सा बैलेंस कम होता, डेबिट साइड का कम होता, राइट। ये क्या बोल रहा है, कैरेज इनवर्ड को हमने रॉन्ग साइड दिखा दिया, तो भाई उससे तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाता ना, क्योंकि हमने डेबिट करने की जगह 3784 को क्रेडिट कर दिया, यानी कि ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। डिस्काउंट रिसीव्ड हैज बीन क्रेडिटेड टू द पेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट का एंट्री क्या होता है डियर, पेबल डेबिट टू डिस्काउंट। ये क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट क्रेडिटेड टू पेबल्स लेजर अकाउंट। तो सेम चीज उससे भी क्या होना चाहिए था, क्रेडिट बैलेंस का बैलेंस बढ़ना चाहिए था। क्यों, क्योंकि देखो डिस्काउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट हो रहा है, और साथ साथ में हम क्या करते हैं, देखो क्योंकि क्या होता है, ये हमें ना एंट्री करते हैं और ये क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में ले जा रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि क्रेडिट जो किया है ना उसको पेएबल लेजर कंट्रोल में क्रेडिट कर दिया है, यानी कि आपका जो पेएबल वाला बैलेंस था ना, यहाँ पे डिस्काउंट ऐड कर दिया है। अगर आपने कोई चीज गलत क्रेडिट की है तो उससे क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट बैलेंस थोड़ी ना बढ़ गया। यहाँ पे तो क्या है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है, राइट। तो ये आंसर भी नहीं है। सेल्स डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट, सेल्स डे बुक के अंडरकास्ट होने से क्या होगा, एंट्री क्या होती है, रिसीवेबल्स डेबिट टू सेल्स। ठीक है, 7568 से कम किया है हमने। क्या लग रहा है सी और डी में, चलो ए और बी तो मैंने बता दिया कि वो नहीं। सी लग रहा है, डी पढ़ा आपने, ओपनिंग अक्रूवल, अक्रूवल यानी आउटस्टैंडिंग 7568, वो बोल रहा है जस्ट जो एग्जैक्टली अभी हमने आगे पढ़ा था वो यहाँ पे था ना, ओपनिंग अक्रूवल वाज ओमिटेड। उसमें हमने क्या बोला, इसकी वजह से एरर हो सकती है। क्यों, सिंपली मैं अगर आपको बताऊं, ओपनिंग अक्रूवल यानी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी वो क्या होगा, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। तो बेसिकली क्या होगा कि इस साल जब आप रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाओगे तो किस साइड आएगा, यहाँ पे आएगा वो 7568। उसके बाद क्या होगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश। लेस से हमारा रेंट है 1000 पर मंथ, तो 12 मंथ का 12000। नहीं, अक्रूवल मतलब तो अक्रू हुआ है, कोई भी चीज अक्रू होती है यानी क्या होता है पता है, आप अकाउंटिंग सिस्टम को क्या बोलते हो, एक कैश सिस्टम होती है और एक क्या होता है अक्रूवल सिस्टम। कैश सिस्टम में आप क्या करते हो, जब पैसा आ जाता है, जब पैसा आ जाता है तब रिकॉर्ड करते हो। और अक्रूवल सिस्टम में क्या होता है कि ड्यू हो गया है, राइट, आया नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, एक्रूवल सिस्टम। तो उसी तरह से अगर आपका अक्रूवल बैलेंस है यानी क्या हुआ कि पैसा आया या गया नहीं है, तो अगर वो अक्रूड एक्सपेंस है उसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंस तो हो गया लेकिन हमने इनकर नहीं किया। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस के लिए तो वो प्रीपेड लिखेगा ना डियर, दोनों अलग है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी हमने पहले पे कर दिया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को दूसरे वर्ड्स में क्या बोलता है, अक्रूवल एक्सपेंस। लॉजिक भी देखो आप तो फॉलो करते हो ना अक्रूवल सिस्टम। तो अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कैश सिस्टम में जब पैसा आता है तब रिकॉर्ड करते हैं, और अक्रूवल में पैसा आया नहीं होता है लेकिन अक्रू हो गया होता है, यानी कि पैसा आना बाकी है। तो जब आप बोलते हो कि अक्रूवल बैलेंस इन एक्सपेंस, यानी कि पैसा देना बाकी है, बाकी एक्सपेंस तो इनकर हो गया है, राइट। और अगर पैसा देना बाकी है तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 7568। क्लियर ये कॉन्सेप्ट। अब मैं आगे बढ़ूं या उसमें वापस में कुछ समझाऊं मैं आपको, अक्रूवल वाले में डाउट है, क्लियर, ओके। तो अब वापस आते हैं जो हम कर रहे थे, राइट। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 7568, हमारा रेंट लेट से है कि 1000 पर मंथ। तो आपका क्लोज
एक्सपेंस इस साइड हम 12,000 टाइम से पे कर देते, ठीक है। तो क्लोजिंग क्या आएगा, व्हाटएवर, चलो कर लेते हैं 4432, और ये बैलेंस आप ट्रायल बैलेंस में ले जाओगे, राइट। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वी हैव ओमिटेड दिस। तो अभी आप समझो, आप ट्रायल बैलेंस में क्या ले जाओगे, 12,000, ये क्या है, डेबिट है, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस है 4432, क्योंकि क्रेडिट होता वो तो कहाँ होता, यहाँ पे मैंने गलती की, हाँ, रेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश, अगर ये एंट्री नहीं है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा P&L में जाएगा 12,000, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस दिखेगा, कितना दिखेगा, 12,000। क्यों दिख रहा है ये 12,000, क्योंकि ये 7568 हमने ओपनिंग नहीं रखा, अगर रखा होता तो हमारा बैलेंस क्या आ रहा था, 4432। तो ये देखो, ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना वो 7568 का, कौन सा, कि ये क्रेडिट साइड आपने रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए, नहीं तो आपका डेबिट सिर्फ 4432 होता। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट का होता है, तो यहाँ जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट का होता है, राइट। तो रेंट एक्सपेंस में ओपनिंग ना करने की वजह से आपका 7568 से क्रेडिट कम हो जाएगा। लॉजिक आया कि मैं फिर से बताऊं, ये जिस भी साइड का ओपनिंग बैलेंस आप नहीं लोगे, उस साइड का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस उतने से कम हो जाएगा, करेक्ट और नॉट। हाँ, अगर आपने किसी का प्रीपेड एक्सपेंस होता, राइट, अगर वो प्रीपेड एक्सपेंस होता तो वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आप किसी का ओपनिंग डेबिट बैलेंस नहीं लोगे और फिर आप बैलेंस निकालोगे, तो जो भी है वो डेबिट साइड इतना से कम होगा। यानी कि अगर कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं लोगे तो पहली बात तो है कि वो टैली नहीं होगा। उसके डीप में जाओ आप, तो अगर वो डेबिट बैलेंस था तो आपका डेबिट कम हो जाएगा, और अगर आप क्रेडिट बैलेंस था तो आपका क्रेडिट कम हो जाएगा, राइट। तो 7568 अक्रूवल यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि लायबिलिटी, यानी कि हमने 7568 जो क्रेडिट अमाउंट था वो नहीं रिकॉर्ड किया ओपनिंग, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस में कितना क्रेडिट कम हो जाएगा, 7568। तो वही तो उसने पूछा है, हमारी स्वीट, राइट। तो यानी कि डी आएगा। तो आपको अभी डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने तो सी बोला था, तो सी क्यों नहीं आएगा, क्लिक हो रहा है कि समझाऊं। डी आएगा, वो तो आपको मैंने कन्विंस कर लिया, राइट। तो उसमें तो डाउट है ही नहीं कि डी की वजह से हमारा 7568 क्रेडिट बैलेंस कम होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्रेडिट साइड पे वो बैलेंस नहीं लिया। लेकिन ये एंट्री क्यों नहीं हो सकती, रीजन वो क्लियर हुआ, क्योंकि आपने तो सी बोला था ना आंसर, कि समझाओ, बोलो बोलो। बिकॉज सेल्स डे बुक ने वंडर का शोर का जो होगा उसका रिसीवल, हाँ एग्जैक्टली 7568 उसने डेबिट भी कम किया होगा, राइट। सो द डी इज द करेक्ट आंसर। चलो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 249। क्या बोल रहा है कि नैरेटिव जो नरेशन दिया है ना, उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि इसमें से कौन सी एंट्री सही है। सबसे पहले मिस्टर स्मिथ्स पर्सनल अकाउंट, ऐसा कंपनीज में कोई ऐसा पर्सनल अकाउंट तो होता ही नहीं है, ठीक है।
पर ठीक है फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन को क्रेडिट किया है कि भाई डायरेक्ट का रेम्यूनरेशन हमारी इनकम है ऐसा। क्या बोल रहा है, बोनस एलोकेटेड टू अकाउंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। पहली बात तो अगर बोनस एलोकेट कर रहे हो यानी कि आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो ये जो रेम्यूनरेशन है वो एक्सपेंस है और वो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और हम अपना पेएबल लायबिलिटी जो भी है वो डायरेक्टर्स का रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब बोनस करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट हो जाएगा शेयर कैपिटल और ये जो लायबिलिटी है वो डेबिट हो जाती है, राइट। फ्लो क्लियर है ना। पहले बात देखो, हम 1 लाख दे रहे हैं यानी क्यों दे रहे हैं, उसको रेम्यूनरेशन के लिए। तो सबसे पहले आप रेम्यूनरेशन बुक करोगे कि भाई सिंपल वर्ड में बोलो तो उसकी सैलरी हो गई, राइट। सैलरी डेबिट टू पेबल्स। और जब भी आप बोनस, ये क्या है, एलोकेशन है। जब आप बोनस इश्यू करते हो तो क्रेडिट तो शेयर कैपिटल ही करते हो क्योंकि आपका शेयर कैपिटल में वो अमाउंट बढ़ता है, रिजर्व से ले आते हो, ठीक है। और डेबिट क्या करोगे, जिसको भी मिला वो। बेसिकली वो सब मत सोचो, चलो भूल जाओ। मेन क्या है कि किस डायरेक्टर को शेयर देने से हमारा 1 लाख इनकम थोड़ी बढ़ेगा। रेम्यूनरेशन तो डेबिट होना चाहिए, पॉइंट 1। दूसरा गलती क्या है, कंपनीज अकाउंट में कोई डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट नहीं खोले जाते, ठीक है। वो तो प्रोपराइटर में ऐसा होता है कि उसका कैपिटल खोल दिया, ये खोल दिया, ठीक है। तो दोनों वजह से ये एंट्री गलत है। एक तो रेम्यूनरेशन, अगर डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो क्रेडिट कैसे होगा, वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपका एक्सपेंस है। और दूसरा, ऐसा पर्सनल अकाउंट हम नहीं बनाते हैं कंपनीज में, ठीक है। सेकंड, परचेज डेबिट, वेजेस डेबिट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट्स। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। कई बार जब भी एक्सपेंस होता है तो हम क्या करता है कि रिकॉर्ड हो जाता है प्राइमा फेसी। सर मतलब, यानी कि देखो आपने कोई चीज परचेस की, जैसे किसी को सैलरी दी तो एंट्री क्या कर दोगे, सिंपल सा कोई भी अकाउंटेंट होगा तो एंट्री क्या कर देगा, भाई सैलरी डेबिट टू कैश, ठीक है। फिर कोई कोई भी एंट्री, जैसे कि स्टेशनरी एक्सपेंस, तो क्या करोगे, स्टेशनरी टू कैश। उसके बाद क्या होता है पता है, मैनेजमेंट ये बोलती है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो एक्सपेंडिचर है वो पर्टिकुलरली लेट्स से एचओ के ये टास्क के लिए रिलेवेंट है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो अकाउंट में जो एक्सपेंस है उसे आप ट्रांसफर करके यहां ले जाओ। क्या बोला, ट्रांसफर करके यहां ले जाओ। ये जो ट्रांसफर वाला गेम है उसमें क्या होता है कि आपने एज इट इज रिकॉर्ड कर ली होती है, सैलरी रिकॉर्ड कर दी, स्टेशनरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है कि हमने लेट्स से कोई प्रोजेक्ट एक्स है, तो वो चाहता है कि ये सारा एक्सपेंस प्रोजेक्ट एक्स में दिखे। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उसके रेलेवेंट में जब एंट्री होती है तब तो क्या होता है, अकाउंटेंट जैसा आएगा वैसा रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद आप डिलीट का ऑप्शन होता नहीं है, ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। तो क्या बोल रहा है वो कि मुझे ये एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट एक्स में देखना चाहिए। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट। लॉजिक पता चला। क्यों, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलरली एक्सपेंस निकाल रहे हैं उसका कि प्रोजेक्ट एस के नाम पे कोई इनकम होगी और प्रोजेक्ट एस के नाम पे कोई एक्सपेंस है, हम चाहते हैं कि ये लेजर में वो अमाउंट रहे, ठीक है। इट इज अ बेटर प्रेजेंटेशन। लेकिन जब जब एक्सपेंस हुआ होगा तो हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया, सैलरी था तो सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंस था तो स्टेशनरी, रिपेयर्स था तो रिपेयर्स, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन। तो हम क्या चाहते हैं, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट, ताकि हम बेटर हेड में दिखा सके। तो आप समझो, जब रिकॉर्ड किया होगा तो एंट्री क्या किया होगा, एक्सपेंस डेबिट किया होगा और कैश या पेएबल जो भी होगा वो आपने क्रेडिट किया होगा। अब जब मैं बोल रहा हूं कि इसको आप ट्रांसफर करो, यानी मैं क्या चाह रहा हूं कि उसमें प्रोजेक्ट एक्स एक्सपेंस नाम का लेजर हो। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट एक्स एक्सपेंस डेबिट करूंगा मैं, और ये सारे जो एक्सपेंसेस है, सैलरी, स्टेशनरी, रिपेयर्स, उन सबको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा पता है, सैलरी, स्टेशनरी, रिपेयर्स में ये वाला अमाउंट नहीं रहेगा क्योंकि पहले डेबिट किया और अब क्या कर रहा हूं, मैं क्रेडिट कर रहा हूं। और मुझे क्या करना था, उस कॉस्ट को ट्रांसफर करना था प्रोजेक्ट एक्स में। तो मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट एक्स एक्सपेंस डेबिट कर दिया। क्या समझाया मैंने आपको कि ऐसे एक एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कैसे करते हैं कॉस्टिंग में, रियल में, प्रैक्टिकल में। अब ये क्या बोल रहा है कि ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स टू बिल्डिंग कैरिड आउट बाय एम्प्लॉयज, यानी वो चाह रहा है कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग में कॉस्ट ले जाना है, तो उसने उल्टा एंट्री कर दिया, ठीक है। ऑलरेडी जब आपने क्या बोल रहा है, कैरिड आउट बाय एम्प्लॉयज यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम इन्वेंटरी, राइट। तो जब आपने परचेस यानी कि वो मटेरियल इन्वेंटरी में, और वेजिस यानी जिसने काम किया, तो ऑलरेडी आपने ये एंट्री तो किया ही है, देखा क्यों, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट की बात हो रही है।
ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक बार आपने ऑलरेडी कॉस्ट इनकर कर लिया है, और क्या बोल रहा है कि मटेरियल्स हमने इन्वेंट्री में से यूज किए, इसी वजह से हम परचेस के लाए, और किसने काम किया उसने वेजेस लिया। और ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो गया है, अगर इनकर हो गया है तो पहले ही आपने क्या किया होगा, परचेस डेबिट वेजेस डेबिट कर दिया होगा, जो भी कैश वगैरह पे किया हो, राइट। तो जब मैं बोलूंगा कि ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या चाहता हूं कि रिपेयर्स टू बिल्डिंग में जाए पूरा का पूरा खर्चा, ताकि हमारे बैलेंस शीट में दिखे कि भाई 38,000 रिपेयर्स टू बिल्डिंग है। और मैं क्या करूंगा, ये परचेस और वेजेस को निकालना पड़ेगा, नहीं तो डबल हो गया एक्सपेंस, 38 रिपेयर्स टू बिल्डिंग और 38 परचेस वेज। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, परचेस और वेज को क्रेडिट करता हूँ। बेसिकली उसने रिवर्स एंट्री की है, ठीक है, क्लियर। सी, सेल्स कमीशन पेड वेजेस एंड सैलरीज, करेक्शन एरर। ये बी वाला पॉइंट पता चला ना, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट्स, अमन। ओके, सेल्स कमीशन पेड वेजेस एंड सैलरीज, ओके, सेल्स कमीशन डेबिट किया है, वेजेस एंड सैलरीज को क्रेडिट किया है। करेक्शन ऑफ एरर है कि भाई सेल कमीशन पेड इनकरेक्टली, सेल कमीशन पेड इनकरेक्टली डेबिटेड टू वेजेस। जब इनकरेक्टली डेबिटेड टू वेजेस है, यानी वेजेस को क्रेडिट करना चाहिए, किया है, वेजेस एंड सैलरीज में डेबिट किया है, और जो एक्चुअल एक्सपेंस था वो क्या था, सेल्स कमीशन था, तो वो भी डेबिट किया, यानी ये एंट्री तो करेक्ट है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, सी राइट आंसर है। पर क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम डी भी देख लेते। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, रेंट पेएबल क्रेडिट, ओके, रेंट रिसीव्ड क्रेडिटेड इन एरर टू रेंट पेएबल, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, रेंट रिसीव का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीवेबल। लेकिन क्योंकि देखो रेंट अगर जब भी हमने बुक किया होगा तो रेंट एक्रूड एक्सपेंस कर दिया होगा, तो रिसीवेबल है वो डेबिट होगा, उसको क्रेडिट करोगे तो रेंट का लेजर क्लोज, राइट, और कैश आया तो वो डेबिट होगा। लेकिन क्या कर दिया हमने, रेंट एरर को, रिसीवेबल को नहीं, हमने कैश टू रेंट पेएबल कर दिया, ठीक है। तो उसका करेक्शन एंट्री क्या होगा, सिंपल है, सस्पेंस वहां आएगा ही नहीं। जब आप किसी एरर में किसी दूसरे अकाउंट में डाल देते हो तो उससे सस्पेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस डेबिट क्रेडिट हुआ ही है। होगा क्या, रेंट पेएबल को डेबिट करेंगे और टू रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो रेंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं हुआ था, और रेंट पेएबल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री गलत है, एनीवेज हमने देख लिया था, सी सही है। बस आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल के बाद हम पूरा ये खत्म कर देंगे लगभग, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। एनीवेज चलो, बाय।